लड़की के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एमए के बाद परिवार वाले मानते नहीं है कि अब क्यों, अब जॉब तो लगी नहीं है, एमए के बाद जेरफ तो जॉब नहीं है ना आपकी, वो तो प्रोफेसर अब मतलब नौकरी ले लेंगे तभी है। तो परिवार वाले मानते नहीं है कि तुम पढ़ क्या रही हो, पढ़ तो रही हो लेकिन क्या मिल रहा है उससे। तो अब जब अर्निंग आने लग जाती है तो हमारी हिंदी साहित्य की ही एक लेखिका है महादेवी वर्मा, आप जानते होंगे, वो बहुत पहले ही कह के जा चुकी हैं श्रृंखला की कड़ियाँ में कि आर्थिक स्वतंत्रता लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है और वही उसकी मुक्ति का मार्ग है, एकमात्र नहीं लेकिन हाँ उसका द्वार एक वह भी है। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता है लड़कियों के लिए ज़रूरी है, आज के समय में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइब्रेरी से मैं 3 बजे जाती थी और 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाती थी सुबह। तो अंत के दिनों बहुत अच्छी तैयारी की और उसी का फल है कि मैं फ्री थी कि हो जाएगा। जब मैंने आंसर की देखी तो ये था मुझ में कि हाँ अब हो जाएगा, अधिकतम अंक है, जितने होने चाहिए उससे अधिकतम है। कभी भी 100 से ऊपर नहीं गई है हिंदी की कट ऑफ, मतलब यूनिट्स हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, उसको तो कंठस्थ कर कर ही परीक्षा में बैठी है। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स आपको परीक्षा के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। 2 महीने में ही क्लियर किया है ये वाला एग्ज़ाम, जून वाला। एक कैंसिल हो गया था, उसके बाद 10 दिन पढ़ा और उसके बाद ये दिया। अच्छे अंक आए हैं मेरे, सफिशिएंट है। 107 प्रश्न सही हुए थे मेरे इस बार। तो मैं जैसे कट ऑफ हमारी 100 गई है, ठीक है, तो 7 प्रश्न अधिक होना मतलब कि है कि आपका कट ऑफ काफ़ी आगे है, वो भी गलत करके आए। तो ये मैं बोलूँगी कि अपराध है अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि आपको वहीं पे पढ़कर वहीं पर लिखना है, वो भी गलत कर रहे हैं। मैथ्स देख लीजिए, अगर आपकी अच्छी, आप उसको तैयार कर लीजिए। 1-2 महीने में मैथ्स अच्छी नहीं हो सकती है, आप बस उसको तराश सकते हैं। लेकिन अब जो पैटर्न हो गए हैं वो बहुत ही ख़राब, उसका स्तर बहुत कम हो गया है, मैं ये कहना चाहूँगी। अगर हम परीक्षा की तैयारी की बात करें तो फर्स्ट हिंदी साहित्य का जो विद्यार्थी होता है उसका सामान्यतः यह माना जाता है कि फर्स्ट पेपर उतना अच्छा नहीं होता। तो पहले के परीक्षा जैसे 2018 का आप देखेंगे, 2019 का देखेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादा प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं। और मैं मम्मी के लिए ही जेरफ करना चाहती थी और उनको बताना चाहती थी कि अभी 5 साल बेरोज़गारी में नहीं कटेंगे आगे के, ठीक है कुछ हो जाएगा, अब आगे बुरा नहीं होगा, बुरी से बुरी स्थिति में नहीं जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मैंने आपके लिए बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं। जब से जेआरएफ का रिजल्ट आया मेरे पास में बहुत सारे मेल और मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने तो मुझे एग्ज़ाम देने के बाद ही ये बोल दिया था कि भैया इस बार मेरा पक्का हो जाएगा, और उनका हो भी गया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अभी हम जेएनयू में हैं और रात का समय है। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू किए हैं जिनका इस बार सिलेक्शन हो गया है। आज की वीडियो में हमारे साथ में हैं नंदनी गोस्वामी, इनका भी जेआरएफ हुआ है। मज़े की बात यह है कि लगभग 1 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, तब हमने सीयूटी के बारे में इनसे बातचीत की थी, शायद आप लोग पहचान भी रहे होंगे। आपने इनकी तारीफ़ की थी कि ये बहुत अच्छी तरीके से समझा रही हैं। अब इनका जेआरएफ हो चुका है, फिर से इनसे जानेंगे कि इनकी रणनीति क्या थी, और इनका विषय भी हिंदी साहित्य है। सबसे पहले नंदनी जी आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और तारीफ़ के लिए भी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पिछली वीडियो में लोगों ने आपकी काफ़ी तारीफ़ की थी कमेंट बॉक्स में कि आपके समझाने का तरीका और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो मैं इस बार ये जानना चाहूँगा, जो अभी जेआरएफ का रिजल्ट आया है उसमें आपकी खुद की रणनीति क्या थी पेपर 1 के लिए और 2 के लिए, क्योंकि नए स्टूडेंट यही जानना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा आप भी यही सर्च कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं विस्तार से बताऊँ पहली बात कि एक हिंदी का विद्यार्थी मैं जब आई थी, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में बहुत ख़राब अंक आए थे, जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकती उतने ख़राब। तो पहले परीक्षा जब मैंने दिसंबर में दिया तो हुआ ये कि मैंने सिर्फ गोविंद पांडे पढ़कर दे दी थी। मैंने 2019 तक के पेपर का एनालाइज़ और उसको कर यहाँ पर एक तो अवकाश नहीं मिलता, जेएनयू आई थी और 1 ही महीने का सेमेस्टर था हमारा। तो एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में, यहाँ की परीक्षा में लगकर नेट की बस देने भर के लिए बैठ गई थी कि कैसे एग्ज़ाम है, ये सब चीज़ें। हुआ ये कि गोविंद पांडे से या फिर दृष्टि से कोई प्रश्न नहीं आए। तो हम लोगों के लिए गीता होती है गोविंद पांडे एक्चुअली, मतलब उसके फिक्स हम लोग सीयूटी की का जो भी एग्ज़ाम है वो उसी को पढ़ कर आए हैं। तो पहले के परीक्षा जैसे 2018 का आप देखेंगे, 2019 का देखेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादा प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं। लेकिन इन दिनों 2020 के बाद सीयूटी जब आया तो ऐसा देखा गया कि परीक्षा को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। अब प्रश्न आते हैं टेक्स्ट से।
टेक्स्ट मतलब कि जो किताबें रेफरेंस उपन्यास 13 दे रखे हैं, जो कविताएं दे रखी, उसके अंदर से, वो भी ऊपर ऊपर से नहीं कि इस कविता का प्रकाशन, ये सब नहीं। असादे वीना से एक प्रश्न आया था कि मैं और वह कितनी बार, मतलब मैं और वह के बीच द्वंद्व, या फिर मुझे स्मरण है जैसी पंक्तियाँ कितनी बार आई है। मतलब आगे भी एक बार सोचेंगे उस कविता को पढ़ने या फिर लिखने से कि मैंने कितनी बार लिखा था, तो भूल गए होंगे। तो ऐसे प्रश्न जो कि कविता का चीर फाड़ पूरी तरीके से कर दे रहे हैं। मतलब इसको पोस्ट मॉडर्न पद्धति कह सकते हैं आप कि हिंदी साहित्य का जो विद्यार्थी होता है वो चीज़ों को संवेदनाओं में ग्रहण करता है, संपूर्णता में ग्रहण करता है, समग्रता में ग्रहण करता है। लेकिन अब जो पैटर्न हो गए हैं वो बहुत ही ख़राब, उसका स्तर बहुत कम हो गया है, मैं ये कहना चाहूँगी। अगर हम परीक्षा की तैयारी की बात करें तो फर्स्ट हिंदी साहित्य का जो विद्यार्थी होता है उसका सामान्यतः ये माना जाता है कि फर्स्ट पेपर उतना अच्छा नहीं होता। उसके पीछे कारण है, हम लोगों को मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती है, सामान्यतः मैं कह रही हूँ, सभी लोगों के लिए नहीं, उतनी अच्छी मैथ्स नहीं होती है। हम लोगों की रीजनिंग उतनी बेहतर नहीं होती है। तो सामान्य तौर पर किसी भी विद्यार्थी के अंक 20 से 25 के बीच में आते हैं। 20 के 25 और किन्हीं के तो 20 से भी कम आते हैं। तो हम लोगों को ज़रूरत है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों की वो 35 तक ला दें, 35 नहीं तो 30 तो मिनिमम लेकर आए। तो ये कॉन्फिडेंस लेकर जाना वहाँ पर कि 30 तो आ ही रहे हैं, इसके लिए आपको लगातार टेस्ट प्लस, जैसे कि एक किताब है केवीएस मदान की, वो आप पढ़ सकते हैं, या तो यूट्यूब वीडियोस हैं काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों के, वो आप देखकर उसकी तैयारी कर लें, नोट्स बना लें कि अगर इन्वायरमेंट से पूछा जा रहा है तो क्या पूछा जा रहा है। ये देखने के लिए आपको परीक्षा के जो टेस्ट्स हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे और खूब लगाने पड़ेंगे। कई विद्यार्थी ये भूल करते हैं कि वो 2-3 लगा लेते हैं, और इस 2-3 में, क्योंकि फर्स्ट पेपर पूरा नहीं तो सामान्यतः तुक्का का बोला जाता है कि तुक्का चलेगा इसमें, आपका एनवायरनमेंट से कहीं से भी आ जाएगा तो आपको नहीं मालूम है कि क्या होगा, तो तुक्का आपका जो, तुक्का भी ज्ञान से ही लगता है, ये बात सही है। तो तुक्का का प्रश्न बोला जाता है, तो उसमें कुछ भी आप पढ़ के चले जाएं, वहाँ पर कुछ और ही आएगा। सामान्यतः 5 ही ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको पहले कभी देखे होंगे। तो फिर होता ये है कि तुक्का के आधार पर आप जाते हैं उस परीक्षा में। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि इस परीक्षा में जब वो टेस्ट देते हैं यहाँ पर बैठ के, घर पे 30 आ गया मानो, लेकिन वो सोचते हैं कि परीक्षा में भी हम 30 लेकर आ जाएंगे, और यही गलती करते हैं और वहाँ पे सीधा जाकर फर्स्ट पेपर लगाते हैं। मेरे एक मित्र ने भी यही किया और उसके फिर 20 अंक आए। 20 में आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इतने आजकल जो कट ऑफ जा रहा है 100, मतलब कि आपको सेकंड पेपर में 80 अंक चाहिए। 80 अंक बहुत ज़्यादा होते हैं सेकंड पेपर के लिए, तो इतने आप नहीं ला पाएंगे। तो मिनिमम रखिए कि 25 और अधिकतम 30। इसके लिए आपको डेली कम से कम 20 दिनों तक, मिनिमम 20 दिनों तक हर रोज़ एक टेस्ट सीरीज़ टाइम लगाकर 1 घंटे 1.5 घंटे का लगाइए। उसमें अगर मैं विस्तार से बात करूँ तो उसमें 10 यूनिट्स हैं। जो 10 यूनिट्स हैं, आपको उसमें से देखना पड़ेगा कि आपका 5 मिनिमम ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं जिनमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। जैसे आपकी लॉजिकल रीजनिंग इतनी अच्छी है कि 5 में से 4 आ रहे हैं, कि आपके सारे जो कॉम्प्रिहेंशन है वो सही हो जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन गलत मत कीजिएगा, वही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि फिक्स्ड होती है कि हाँ 5 में से 5। कुछ लोग इस बार वो भी गलत करके आए, तो ये मैं बोलूँगी कि अपराध है अगर आप कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आपको वहीं पे पढ़कर वहीं पर लिखना है, वो भी गलत कर रहे हैं। मैथ्स देख लीजिए, अगर आपकी अच्छी, आप उसको तैयार कर लीजिए। 1-2 महीने में मैथ्स अच्छी नहीं हो सकती है, आप बस उसको तराश सकते हैं। तो अब दूसरे, अगर जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, वो दूसरे, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, जैसे हायर एजुकेशन हो गया, वो थ्योरी है पूरी। जिनकी थ्योरी पर अच्छी पकड़ है वो उन विषयों को, उन यूनिट्स को अच्छा बनाए और फिर परीक्षा में जाए, ये दम लेकर कि कम से कम मेरे 5 से 10, मैंने जैसे लास्ट टेस्ट लगाने लग गई थी, तो मेरे साथ होता ये था कि हर टेस्ट में या तो 30 आता था, कभी कभी 35 आ जाते, और मिनिमम 27 आ रहे थे। जब 27-28 आने लग गए तो मैं ये दम से कि हाँ चलो 28 अच्छा कर लेती हूँ, मेरी मैथ अच्छी नहीं थी तो मैं 28 लेकर जा रही थी पेपर में। ये कि 28 फिक्स्ड हैं, ये आप कुछ मिनिमम प्रश्नों को फिक्स करके जाइए कि इतने तो लेकर ही आने हैं मुझे फर्स्ट पेपर में भी। फिर सेकंड प्रश्न पत्र की बात करूं मैं, तो उसमें भी 10 यूनिट है हिंदी साहित्य के विद्यार्थी का। लोग क्या कर रहे हैं आजकल 2020 के बाद, क्योंकि टेक्स्ट हो गया पूरा, तो और टेक्स्ट बहुत निम्न स्तर का हो गया, आपको निम्न स्तर की ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए अंततः। आप चाहे कितनी भी बोल दें कि निम्न स्तर का है, अच्छा नियम नहीं पढ़ेंगे, इससे आप
पेपर क्लियर करने के बाद ये बातें कहिए, अच्छी लगेंगी। उससे पहले कहिए कोई फ़ायदा नहीं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एनडीए जैसे प्रश्न पत्र बना रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। आप एनालाइज कीजिए पहले बहुत सारे पेपर्स, पहले जो दूसरे प्रश्न पत्र हैं उनको एनालाइज कीजिए। आप देखिए कि हर यूनिट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि एक पैटर्न है उन लोगों का, कहानियों से वो बहुत सूक्ष्म प्रश्न देते हैं, उपन्यास से पात्रों के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। एक जिंदगी नामा उपन्यास है, दोनों आप प्रश्न देखेंगे, जून वाला दिसंबर वाला, उनमें एक ही प्रश्न जिंदगी नामा से आ रहा है कि पंक्तियों का क्रम पूछ रहे हैं। तो आप पहले पैटर्न देखिए जाकर कि उपन्यास से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कहानी से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, निबंध से कैसे प्रश्न आ रहे हैं। आप अगर सोचेंगे कि कहानी के भी मैं वैसे ही नोट्स बनाऊं जैसे मैं उपन्यास के बना रहा हूं, तो थोड़ा पैटर्न पे ध्यान दीजिए। अगर मैं सच बताऊं तो इस परीक्षा को पास करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने और रणनीति के साथ, अगर आप बिना रणनीति के चलेंगे तो 6 महीने और 1 साल भी लग सकते हैं, लेकिन रणनीति के साथ 2 महीनों से ज़्यादा की बात नहीं है। हम लोगों ने खुद अपने गाइडेंस लेकर 2 महीने में ही क्लियर किया है ये वाला एग्ज़ाम, जून वाला। एक कैंसिल हो गया था, उसके बाद 10 दिन पढ़ा और उसके बाद ये दिया। अच्छे अंक आए हैं मेरे, सफिशिएंट है। 107 प्रश्न सही हुए थे मेरे इस बार। तो मैं जैसे कट ऑफ हमारी 100 गई है, ठीक है। तो 7 प्रश्न अधिक होना मतलब कि है कि आपका कट ऑफ काफ़ी आगे है, ठीक है। टॉपर के 113 प्रश्न सही है इस साल के जो हैं। तो आप पकड़ बनाइए एक ऐसे सब्जेक्ट में, या तो प्रश्न पत्र पेपर 1 या पेपर 2, कि आपका इसमें बहुत अच्छा हो। कुछ लोगों का होता है कि पेपर 1 अच्छा नहीं होता, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आपका पेपर 2 80 मार्क्स आए, जिसकी वजह से पेपर 1 अगर 20 है तो कवर अप हो जाए। अब देखिए, अब जैसे प्रश्न आ रहे हैं या फिर जैसे पैटर्न उन्होंने बना दिया गया है, धीरे धीरे हो ये रहा है कि अब कट ऑफ बढ़ेंगी। पिछली बार 92 गई थी, इस बार 100 गई है जनरल की लगभग। तो अब धीरे धीरे बढ़ेगा कट ऑफ, क्योंकि आप देखिए कि हर बार वही विद्यार्थी बैठेंगे जो कि जेरफधारी होंगे पहले से। क्योंकि इस बार पीएचडी में अगर आपको मालूम होगा कि पीएचडी के लिए आपको 1 साल ही मान्य हो गया है जेरफ, तो फिर रेस बढ़ रही है इस बार। तो कट ऑफ के हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। हर यूनिट को आप एक भी यूनिट अगर सोचेंगे कि छोड़कर चले जा रहे हो तो ऐसा मत कीजिए। हिंदी का साहित्य का इतिहास भी पढ़कर जाइए। इस बार दिक्कत ये थी कि जो सेकंड शिफ्ट 2 शिफ्टों में हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट तो टेक्स्ट से आया था, पूरा का पूरा फैक्ट्स आया था और टेक्स्ट से आए थे प्रश्न, लेकिन सेकंड शिफ्ट में उन्होंने थोड़ा सा खेल कर दिया था। उन्होंने ज़्यादा प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे। बच्चे क्योंकि 2020 के बाद टेक्स्ट से प्रश्न आ रहे थे, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को भूल भी चुके हैं और पढ़ना भी नेट जेरफ के लिए लगभग एक बार ऊपर ऊपर रिवाइज कर लेते हैं और चले जाते हैं। मैं बोलूँगी उसको थॉरली पढ़िए हिंदी साहित्य के इतिहास को। वही आपका इस बार कम से कम, अगर फर्स्ट पेपर भी आप एनालाइज करेंगे तो 24 से 26 प्रश्न आए थे जून वाले में, और इस बार सेकंड शिफ्ट में कम से कम 50 प्रश्न आए। तो उसको भी मतलब लेकर चलिए। भाषा पर प्रकट बनाइए। काव्यशास्त्र से इस बार बहुत टफ प्रश्न आए थे। आप दृष्टि पढ़कर चले जाएंगे केवल, नहीं काम चलेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें और ऐड ऑन, काव्यशास्त्र के अच्छे, भारतीय काव्यशास्त्र के अच्छे नोट्स बनाइए, कहीं और से देखिए, बहुत सारी किताबें हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कुछ अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। तो आप पेपर जब एनालाइज करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय काव्यशास्त्र से कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, पाश्चात्य से कहाँ से आ रहे हैं। ये हम लोगों को मालूम था कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से देंगे तो केवल वो प्लेटो, अरस्तु, इन सब का समय एक प्रश्न फिक्स्ड होता है कि वो आएगा। तो ये जो फिक्स प्रश्न होते हैं, इनको ज़रूर से अपने खेमे में, अपने पीछे लेकर चलिए कि हाँ, जैसे पता है हमको कि कहानी से प्रश्न आ रहा है, तो कुछ भी नहीं आ जाएगा। आसमानी कोई व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ आसमानी व्यक्ति नहीं है जो पेपर बना रहा है, वो भी हमारे जैसा ही व्यक्ति है। तो मतलब एनालाइज कीजिए बहुत अच्छे से पेपर को, और उसके बाद रणनीति बनाइए और टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत लोग उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, वो लोग सोचते हैं कि केवल नोट्स मतलब यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे और चले जाएंगे। अब डीप हो गया प्रश्न पत्र, तो फिर उपन्यासों को, कहानियों को, कम से कम कहानी, निबंध, कविता और मतलब कुछ ऐसे जो मतलब यूनिट्स हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, उसको तो कंठस्थ कर कर ही परीक्षा में बैठिए। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स आपको परीक्षा के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। आपको उपन्यास में ये नहीं नोट करना पड़ेगा गोदान पढ़ते हुए कि होरी की मृत्यु कैसे हुई। आपको ये नोट करना पड़ेगा कि होरी ने उस रात कौन सा कपड़ा पहना था।
ये देखिए ये प्रश्न पत्र की मांग है, ये तैयार करना ही पड़ेगा आपको। आप लिखिए उन सब एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को लिखिए। अब ये नहीं है कि कूड़ा भी लिख लीजिए, आप पहले एनालाइज कीजिए ना कि उपन्यासों से कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि हर एक चीज़, अब जैसे कि चीफ की दावत का ही मेरे एक साथी ने उदाहरण की, काला गाउन पाउडर नहीं पूछेगा ये प्रश्न, सामान्यता है कि ये प्रश्न नहीं आ सकता। जो प्रश्न आ रहे हैं उपन्यासों से, जैसे उपन्यासों से प्रश्न आते हैं पात्रों से, झूठा सच से फिक्स्ड है कि लगभग फिक्स्ड है कि पात्रों के बीच कनेक्शन पूछेगा, संबंध पूछेगा। जयदेव का पुरी के साथ क्या जयदेव का और उर्मिला का क्या संबंध है, ये सारे संबंध पूछे जाते हैं। तो ये पात्रों पर ध्यान दीजिए। मुर्धैया पढ़कर ही जाइए क्योंकि उससे हर साल प्रश्न आ रहे हैं और डीपली प्रश्न आ रहे हैं, कहीं से भी आ जा रहे हैं, जैसे मुर्धैया उपन्यास से। तो उपन्यासों में पात्रों का ख्याल रखिए। कहानी में जो स्थान आ रहे हैं, जैसे कि लाल पान की बेगम हो गई, उसमें स्थानों का, कहानी में स्थान और गीत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन सबको लिखते हुए चलिए। उसके बाद निबंधों में छोटी छोटी माइनर चीज़ें, जैसे आप पढ़ेंगे कोई भी निबंध तो उसमें कहाँ से फिक्स आ रहे हैं, जैसे उत्तर फाल्गुनी के आसपास में उम्र का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो आपको लिखना पड़ेगा अपने नोट्स में। तो मैं बस ये कहूँगी कि नोट्स को अच्छे बनाइए। कुछ लोग होते हैं कि उपन्यास केवल पढ़ जाएंगे और अंत में पूछा जाएगा कि धनिया की कितनी उम्र थी, तो नहीं मालूम होगा। ये आपको मालूम करना पड़ेगा अब, क्योंकि मांग यही है। पेपर 2 के बारे में आपने आपकी कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि रह गई हैं? पेपर 2 के बारे में, हाँ। पेपर 2 के बारे में बस मैं ये कहूँगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से पढ़कर जाइए। उसके बाद आप कविताएं जो है वो आधुनिक काल की कविताओं पर मैंने बात नहीं की। कविताएं हमको एक तो आदिकाल वगैरह की भी दे रखी है, पृथ्वीराज राजसो वगैरह भी लगा रखा है टेक्स्ट में, और आधुनिक काल, प्रश्न ज़्यादातर आधुनिक काल से आ रहे हैं। आपको कविता पढ़ते समय आपको उसकी संवेदना पर अभी नहीं जाना है। आपको आपको ये देखना है, हिंदी साहित्य विद्यार्थी को भी, कि ये हमको विज्ञान का प्रश्न है या गणित का प्रश्न जैसे होता है वैसे नोट्स बनाइए। दूसरा, कविताओं में आप कोशिश कीजिए कि जैसे असाध्य वीणा हो गई, अंधेरे में हो गई, तो इन कविताओं में मार्शल लॉ कब हो रहा है, कौन से खंड में हो रहा है, या फिर डोमाजी उस्ताद जैसे पात्रों का जिक्र आया है और गुप्ता जी का आया है, तो उन पात्रों को लिखते हुए चलिए। एक है गीत फरोश कविता, तो उसमें ये भी पूछा गया है कि मैं गीत बेचता हूँ कितनी बार आया गया है। या फिर महादेवी की जितनी भी कविताएं हैं उनको आप, मतलब वो लोग ये जांच रहे हैं कि कविताएं आपने ढंग से पढ़ी हैं या नहीं। उनके जांचने का तरीका आप गलत बोल सकते हैं, लेकिन वो जांच यही रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सके, कविताओं को बार बार रिसाइट कीजिए। जब भी आपको खाली समय मिले, मैं क्या करती थी कि यूट्यूब पर महादेवी की बहुत सारे गीत या कविताएं उसको सर्च करके सुनती थी, वो क्योंकि गाने के फॉर्म में, तो वो मुझे जल्दी याद हो जाती थी। मुझे मालूम था कि कुलहीन प्रवाणी के बाद क्या आएगा उस कविता में। तो यही सारी चीज़ें कि आप अपने तरीके अपनाइए। मतलब कि दूसरे की रणनीति से आप केवल गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपकी रणनीति कभी भी नहीं हो सकती है। और मैं बस ये कहूँगी कि अंत के दिन, परीक्षा के जो अंत के दिन होते हैं, कुछ लोग बहुत मज़े करते हैं। आपने पहले पढ़ लिया ठीक है, लेकिन अंत के दिन वेस्ट मत कीजिए। वो अंत जो 10 दिन होते हैं परीक्षा से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मेरा दोस्त था, उसने बहुत तैयारी की 6 महीने, लेकिन अंत के 1 महीने वो घर चला गया और उसने नहीं पढ़ा, और वो इस कॉन्फिडेंस के साथ गया कि हो जाएगा। आपको अंत जो है, क्योंकि हमको याद उन्हीं 10 दिनों का रहता है ज़्यादा, तो आप प्रेशर मत लगाइए, लेकिन हाँ, अंत के दिनों ज़्यादा घूमिए फिरिए मत, अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। मैं आपको बताऊं तो मैं 5 घंटों से ज़्यादा नहीं सोती थी अंत के कुछ दिनों में। अंत के दिन में आप 5 घंटे से ज़्यादा सोए ही नहीं? हाँ, मैं नहीं सो रही थी उन दिनों, क्योंकि मैं गाँव वगैरह चली गई थी। उससे पहले तो तैयारी उतनी अच्छी हुई नहीं थी। तो लाइब्रेरी से मैं 3 बजे जाती थी और 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाती थी सुबह। तो अंत के दिनों बहुत अच्छी तैयारी की, और उसी का फल है कि मैं फ्री थी कि हो जाएगा। जब मैंने आंसर की देखी तो ये था मुझ में कि हाँ, अब हो जाएगा। अधिकतम अंक है, जितने होने चाहिए उससे अधिकतम है। कभी भी 100 से ऊपर नहीं गई है हिंदी की कटअप, और उससे ज़्यादा थे मेरे अंक। तो फिर ये था कि हो जाएगा आराम से। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपका कौन-सा गाँव है? जब आप गाँव गए थे, उस टाइम आपका रिज़ल्ट नहीं आया होगा? उस टाइम तो आप एग्ज़ाम से पहले ही चले गए थे शायद, एग्ज़ाम से पहले गई है थी ना? मैं। जब आपका रिज़ल्ट आया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? और क्या आपसे पहले आपके गाँव में किसी और स्टूडेंट का चेयरअप हुआ है? देखिए, हम जो लोग हैं जेएनयू वाले, अधिकतर आप देखेंगे तो हम ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जो एलीट वर्ग नहीं है। और लड़की होने के नाते तो आप ये कह सकते हैं कि लड़कियों को
सामान्यतः बीए के बाद नहीं पढ़ाया जाता है। अब तो फिर भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिन गाँव से मैं आती हूँ, मैं राघोपुर चतुरंग वैशाली बिहार के वहाँ से आती हूँ। तो वहाँ पर एक्चुअली होता ये है कि मेरे मामा ये बोलते थे कि बेटियों को क्यों पढ़ा रहे हो, शादी कर दो, पैसा बचेगा पढ़ाने में, क्योंकि पैसा लगता है, काम भी मेरी मम्मी को करना पड़ता था। तो फिर वही मामा आज कहते हैं कि अरे मैं कहता था ना कि पढ़ाना चाहिए, जबकि उलट था बिल्कुल। तो मेरे गांव में तो अभी तक कोई लड़की, जितनी जानकारी मेरी है, लड़कियां, लड़के हमारे बिहार में बहुत यूपीएससी के लिए तैयार किए जाते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन मेरे गांव में लड़कियों को बीए के बाद, और बीए भी ऐसे कि बस शादी के लिए तैयार हो गई लड़की, एक भर्ती के लिए जैसे नहीं होता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैसा है कि बीए कर लीजिए, ख़त्म, उसके बाद मास्टर्स उनके दिमाग में होता भी नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मेरे गांव से तो अभी बीए के से ज़्यादा किसी लड़की ने नहीं पढ़ा है, और जेरफ तो वो लोग जानते नहीं एक्चुअली होता क्या है। मैंने बहुत सारी स्टूडेंट का इंटरव्यू किया है, वो खुद कहते हैं कि कई बार हमें परिवार को समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि जेआरएफ है क्या और किस चीज़ के हमें पैसे मिलेंगे। एक लड़की के लिए क्या जेआरएफ क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है? आगे रिसर्च करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा मिलने लगता है। दूसरी चीज़, थोड़ा परिवार को भी वो लोग मदद कर पाते हैं लड़की होने के बाद। तो कई बार घर से भी नहीं मांगना पड़ता है। ऐसी कई लड़कियां बताती हैं कि हर लड़की के लिए तो बेहद ज़रूरी है। आपका क्या मानना है? कल मैंने कानपुर में एक स्टूडेंट का इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था कि लड़की के लिए तो बहुत ज़रूरी है, हर लड़की को करना चाहिए। आपका क्या मानना है? देखिए लड़की लड़का तो ठीक है, लड़की के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एमए के बाद परिवार वाले मानते नहीं है कि अब क्यों, अब जॉब तो लगी नहीं है, एमए के बाद जेरफ तो जॉब नहीं है ना आपकी, वो तो प्रोफेसर अब मतलब नौकरी ले लेंगे तभी है। तो परिवार वाले मानते नहीं है कि तुम पढ़ क्या रही हो, पढ़ तो रही हो लेकिन क्या मिल रहा है उससे। तो अब जब अर्निंग आने लग जाती है, तो हमारी हिंदी साहित्य की ही एक लेखिका है महादेवी वर्मा, आप जानते होंगे, वो बहुत पहले ही कह के जा चुकी हैं श्रृंखला की कड़ियाँ में कि आर्थिक स्वतंत्रता लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और वही उसकी मुक्ति का मार्ग है, एकमात्र नहीं लेकिन हाँ उसका द्वार एक वह भी है। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता है लड़कियों के लिए ज़रूरी है, आज के समय में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद्यार्थी के लिए 40,000 पर्याप्त है मेरे हिसाब से। तो उसमें से अगर आप कुछ फैमिली को अर्निंग देने लग जाएंगे तो वो हाँ शादी को स्थगित तो कर ही सकते हैं कुछ सालों के लिए, 5 साल के लिए। और यही सारी चीज़ें हैं कि मेरे गांव में तो बहुत अभी पिछड़ापन कह सकते हैं कि लड़कियों को पढ़ाया उतना नहीं जाता आगे आकर। मेरी मम्मी और पापा सचमुच में मतलब मुझको बहुत प्रेज़ करते हैं हमेशा से। मेरा ग्रेजुएशन भी हिंदू कॉलेज से हुआ है, तो उन्हीं लोगों का है कि, और मैं मम्मी के लिए ही जेरफ करना चाहती थी और उनको बताना चाहती थी कि अभी 5 साल बेरोज़गारी में नहीं कटेंगे आगे के, ठीक है कुछ हो जाएगा, अब आगे बुरा नहीं होगा, बुरी से बुरी स्थिति में नहीं जाएंगे, अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो दोस्तों, हमने बहुत सारी स्टूडेंट से बात की है, इन्होंने भी अपनी तरीके से अपनी सारी चीज़ें बताई हैं। मुझे लगता है ये वीडियो हर लड़कियों को देखना चाहिए। जैसे कि मैंने कल एक और वीडियो डाला था, उसको भी बहुत सारे दोस्तों ने देखा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।